हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की, ठीक है। तो कल के जो लेक्चर थे उसमें भी कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन आज भी बच गए थे, ठीक है, जिसमें हमको उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करने हैं। कुछ सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन हैं ऐसे ही नॉर्मली, जिनको एक बेहतरीन तरीके से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है उसको, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में क्या हो, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना फंसे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं जिनको हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो पेन उठाइए और कॉपी उठाइए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। आज का जो लेक्चर है बहुत धांसूदार होने वाला है, बने रहिएगा एंड तक, ठीक है। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। जैसा कि कल से मैंने 2 वीडियोज अपलोड की थी, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एटम के लिए और इसके लिए फैक्टर के लिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। इसी तरह आप लोग भी सपोर्ट बनाए रहिएगा, जिससे हमारा और आपका कॉम्बिनेशन बना रहे, ठीक है। कॉम्बिनेशन बना रहेगा मेरा और आपका, तो मुझे पढ़ाने में जो इंटरेस्ट होगा वही इंटरेस्ट आपको पढ़ने में होगा। और जब ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो यही कॉम्बिनेशन बहुत आगे तक हम लोगों को लेके जा सकता है, ठीक है। आपको आपकी जर्नी तक पहुंचा सकता है, हमको हमारी जर्नी तक पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो, बना रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा तो ये हेल्पफुल आपके लिए भी होगा और मेरे लिए भी होगा, ठीक है। तो उठाइए पेन और कॉपी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है जिनको हमको डिस्कस करना है। पहला क्या कह रहा है, विच सॉल्ट वुड हैव सेम आई एज दैट ऑफ K3FeCN6, ठीक है। ऑप्शन दिया है NaCl, Na2SO4, Al2SO4 का होल ट्वाइस, AlNO3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आई किसका सेम है, इससे सबसे पहले इसका निकाल लो। ये पोटेशियम है, इस पर कितने 3 आयन होंगे, ठीक है। तो इसका N निकाल लो, कितना हो जाएगा, N हो जाएगा कितना 3, इसका हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ध्यान से इसको देखना। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें क्या होगा, अंदर की तरफ ब्रेक नहीं होगा, बाहर की तरफ ब्रेक होगा, ठीक है। अंदर की तरफ क्या होगा, जैसे अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो अंदर की तरफ क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, बाहर की तरफ ब्रेक होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा और 1 इसका हो जाएगा। तो 3 + 1 4 हो जाएगा, मतलब इसका N क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हमको ये चेक करना है इसमें कि अगर इसका N 4 आया है तो इनमें से किसका भी N 4 आएगा। इसका अगर N निकालें तो 1 और 1 2 हो जाएगा, इसका N 2 हो जाएगा, इसका 3 2 5 हो जाएगा, इसका N 5 हो जाएगा। इसका अगर हम निकालें, अगर हम इसका N निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, N इसका 3 हो जाएगा। इसका अगर निकालें तो इसका N 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यही मैच कर रहा है इससे, N इसका भी 4 और N इसका भी 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना, कह रहा है कि 0.5 मोल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विथ 0.5 मोल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना जो कंसंट्रेशन है वो सब में क्या है, सेम है। एक चीज देखिए ना, कंसंट्रेशन क्या है, चारों में सेम है। तो यहाँ पर देखो तो इसका यूरिया का आइसोटोनिक क्या होगा, फिर कंसंट्रेशन सेम है तो यूरिया का आइसोटोनिक क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, π1 = π2 होना चाहिए, पहली बात π1 और π2 होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर देखो टेम्परेचर वगैरह दिया नहीं गया है इसमें, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह जब दिया नहीं गया है तो कांस्टेंट मान लो, और जब कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, I1C1 = I2C2, और कंसंट्रेशन सेम है तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I1 = I2 हो जाएगा। अब यूरिया का आइसोटोनिक क्या होगा, अब यूरिया का आइसोटोनिक क्या होगा। अगर मैं यूरिया की बात करूं तो यूरिया जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रॉन लाइट होता है। यूरिया क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रॉन लाइट होता है। यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर शुगर। शुगर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यूरिया से ये हो जाएगा 0.4 मोल शुगर। आई बात समझ में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज डिस्कस करने के लिए हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 0.2 मोल ऑफ एसिड HA इज 20% आयोनाइज्ड, ठीक है, आयोनाइज्ड। एक्वा सॉल्यूशन जहाँ पर KF क्या दिया है 1.86 किलो कैलोरी केजी पर मोल। फाइंड FP, क्या कह रहा है, फाइंड FP मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट हमको फाइंड करना है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हो किसके लिए, डेल्टा TF के लिए। डेल्टा TF के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू M हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँ तो जो वाटर का स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वो 0 होता है। तो डेल्टा TF माइनस TF इज इक्वल टू आई क्या, आई हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमको n पता होना चाहिए। आई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 x, ठीक है। यहाँ से हम आई निकाल लेंगे तो यहाँ का n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर उठा के रख देंगे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2-1 x, ठीक है। अब देखो आई इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब i इज इक्वल टू 1 प्लस x कितना 20%, तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो i कितना निकल आएगा 1.2 निकल आएगा, ठीक है। अब i उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 1.2 KF कितना दिया है 1.86 इंटू M कितना है 0.2 मोल। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जो स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसके लिए वाटर का स्टैंडर्ड कितना होता है 0 होता है। तो 0 माइनस TF यहाँ से निकल आएगा 1.2 इंटू 1.86 इंटू 1.86 इंटू 0.2, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आंसर आएगा, सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा। अगर इसको TF निकालना है तो यह आ जाएगा 0.446, इतना आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले पे चलें। इतनी बात समझ में आ गई। देखो भाई साहब, क्वेश्चन लगाओगे समझ आएगा, नहीं लगाओगे समझ नहीं आएगा, क्लियर बात, ठीक है। इसलिए जितने हो सके मॉड्यूल से लगाओ, अपने बुक से लगाओ, जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है। NCERT पे विशेष फोकस करो जिससे एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। बाकी कुछ नहीं एग्ज़ाम में, नॉर्मली है, कोई टेंशन नहीं, अपने हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन लगाते रहो बस, ठीक है। अब चले अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्या कह रहा है, 2 × 10 के पावर -3 मोल ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड
आयनिक कंपाउंड CONS3 5 NO2Cl freezes at 0.007 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है? फाइंड इट। लग जाएगा? फाइंड इट डेल्टा टी एफ के लिए निकालना है। डेल्टा टी एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, वही फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम हो जाएगा। डेल्टा टी एफ स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा टी एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू आई। क्या आई दिया है? आई ही हमको निकालना है, ठीक है। तो आई निकालना है तो आई को वैसे ही लिखा रहने दो। के एफ की वैल्यू वहीं से पीछे से निकाल लो, वहाँ से कितना होगा 1.86 इंटू एम कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस टी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू 1.86 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो टी एफ हमारा कितना दिया है 0.0, ठीक है, 0.007 इज इक्वल टू आई इंटू 1.86 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। आई हमको निकालना है, तो 1.86 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 0.007 करके सॉल्व करके क्वेश्चन लगा लेंगे और आ जाएगा फाइनल आंसर हम लोगों का, ठीक है। तो ये लग जाएगा, इसको सॉल्व करके लगा लेना, ठीक है। जो आएगा इतना सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? इतना सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं सॉल्व, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व कर लेना। आप चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप चलें, देखो क्या कह रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ, ध्यान से देखना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH methyl alcohol A is 0.15 bar at 25 degree Celsius. The vapor pressure of क्या कह रहा है? his liquid in solution in 0.09 bar, calculate mole fraction of XB या B, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3OH A is 0.515 bar at 25 degree Celsius. The vapor pressure of his liquid in solution in 0.09 bar. Calculate mole fraction of XB. इसके लिए क्या लिखेंगे? RLVP लगाओ। RLVP क्या होता है? RLVP इज इक्वल टू XB। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, RLVP को क्या लिखते हैं? P0A PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XB, ठीक है। अब P0A कितना दिया है 0.15 माइनस PS कितना दिया है, वेपर प्रेशर लिक्विड इन सोल्यूशन कितना दिया है 0.09 अपॉन 0.15 इज इक्वल टू XB।
अब क्या इतना सॉल्व कर लोगे, 0.4 के आसपास आंसर आ जाएगा, इतना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, कहीं पर भी सॉल्व कर लो इसको, इतना 0.4 के आसपास आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलें अगला देख लो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन बचा है बस, ज़्यादा कुछ नहीं, लास्ट क्वेश्चन और बचा है बस, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एट क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एट 40 डिग्री सेल्सियस, एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर of CH3OH। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, जो CH3 एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल होता है, तो उसका जो N होता है वो वन ही होता है। अगर दिया हो तो भी ठीक है, नहीं तो 1 मान लेना, ठीक है। एथिल अल्कोहल हो या मेथिल अल्कोहल हो, कुछ भी हो, ठीक है, 1 ही होता है। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो 1 मान लो, ठीक है। A and ATOH B solution is represented P इज इक्वल टू, कितना दिया है, ये इक्वेशन दी हुई है, P इज इक्वल टू 120XA प्लस 138, ये इक्वेशन दी हुई है। वेयर XA कह रहा है कि वेयर XA इज मोल फ्रैक्शन, XA इज मोल फ्रैक्शन, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ MEOH, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, घबराना मत। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में दिया है क्या, P नॉट B, क्या दिया है, P नॉट B अपॉन XB, जहाँ पर XA स्टैंड्स टू 0 दिया है, और क्या दिया है, एंड P नॉट A अपॉन XA इज एक्सटेंड टू XB इज 0, ठीक, इतनी बात दी गई है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि अगर P नॉट B अपॉन XB है और यहाँ XA क्या है, 0, तो अगर यहाँ XA क्या होगा, अगर XA 0 होगा तो XB कितना होगा, 1 होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? और अगर यहाँ XB 1 होगा तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, P नॉट B होगी। अगर XB 1 होगा तो क्वांटिटी इसकी क्या होगी, P नॉट B होगी, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी है। अब देखो अगर यहाँ पर जो इक्वेशन दी है P इज इक्वल टू 120 XA प्लस 138, तो अगर मैं इसको 0 मान लूँ, किसको, XA को 0 मान लूँ और XB को 1 मान लूँ, तो यहाँ पर जो P आएगा, जो P होगा वो P नॉट B हो जाएगा। तो जो P नॉट B हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब अगर हमको यहाँ से P नॉट A भी निकालना है, तो P नॉट A निकालना है तो यहाँ पर 1 रख दो, तो P नॉट A जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 138 ऐड कर दो, आ जाएगा P नॉट A निकल आएगा। बस इतना सा क्वेश्चन हमको समझना था, ठीक है, बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। लग तो बहुत बड़ा रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, हालांकि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ बहुत बड़ा भाई साहब क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, देख के क्वेश्चन को परेशान हो जाओ।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, अपना दिमाग चलाओ और सोचो कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। नहीं लग रहा है, कोशिश करो, पूछो, किसी से भी पूछो, घर पे पूछो, बाहर पूछो, अपने टीचर से पूछो, ऑफलाइन सेंटर में पूछो, ऑनलाइन डाउट क्लियर करो, कहीं से भी, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करो। ठीक है, यही एक समय है क्वेश्चन लगाने का या अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने का। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पढ़ाई पीछे छूटती जाएगी और हम लोग क्या करेंगे कि पीछे इतना कर लेते तो आज यहाँ होते। तो ऐसा ना सोचो, जो समय चल रहा है पढ़ाई करते 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 अपना उस टाइम को यूज करो, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करो। आज टाइम वेस्ट किया तो कल टाइम एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। समय ही है जो सबको बराबर मिलता है, किसी को भी 13 घंटे का दिन नहीं मिलता है, सबको 12 घंटे का समय मिलता है। 12 घंटा में कोई पढ़ रहा होता है तो उसी 12 घंटे में कोई खेल रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। समय सबको बराबर मिलता है भाई साहब। ठीक है, तो समय किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिलता, इसीलिए समय को सही उपयोग करो। ठीक है, बाकी आज का लेक्चर यहीं तक था। फिर कल कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर हमारी आपकी वार्तालाप होती रहेगी। ठीक है, फिर कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।